Hello everyone and welcome back to my channel. So on 26th you have your retail paper class 10th का CBSE board retail का exam है. So this is a last minute revision video or you can say complete marathon है entire syllabus and important questions हैं ये सारे जो you can expect in your board exam, right? So I have compiled all the important questions which according to me may appear in your board examination. So let's start. Unit 1 है आपका. It is about delivery of good. तो पहला क्वेश्चन ये आ सकता है पेपर में कि you have to list 4 objectives of retail transportation. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है रिटेल ट्रांसपोर्टेशन के कि कस्टमर को गुड डिलीवर करना शॉर्ट टाइम पे लो कॉस्ट पे डिलीवर करना, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग कम करना, रिड्यूस करना, उसको आप बिल्कुल खत्म तो नहीं कर सकते पर रिड्यूस करना, सेफ्टी मेजर्स को इम्प्रूव करना. जब भी गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उसमें कई बार गुड्स डैमेज हो जाते हैं तो इसलिए सेफ्टी मेजर्स इनकॉर्पोरेट करना, इम्प्रूव करना. और जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में कोई डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है वो सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स को अडॉप्ट करना, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इज एक्सप्लेन एनी 4 प्रॉब्लम्स फेस्ड इन रिटेल ट्रांसपोर्टेशन. तो कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो वन कैन फेस इन रिटेल ट्रांसपोर्टेशन. पहली प्रॉब्लम है मेंटेनिंग सप्लाई चेन एफिशिएंसी. ठीक है, क्योंकि रिस्क ज्यादा है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी है, इसलिए सप्लाई एफिशिएंसी मेंटेन करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम या इशू है. फिर सेकेंड प्रॉब्लम या रिस्क क्या हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, लेबर की स्ट्राइक, ये भी एक अनदर प्रॉब्लम है, और टेररिज्म. फिर हाइटन सप्लाई चेन सिक्योरिटी. एंड नेक्स्ट इज सप्लाई रिटेल ट्रांसपोर्ट जो क्रॉस बॉर्डर्स के लिए वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और कॉस्टली होता है. तो और सेकेंड है इंक्रीजिंग कॉस्ट, दिस इज ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम. देन जब भी गुड्स एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होते हैं तो उसमें कस्टमर क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी एक हर्डल है, राइट? नेक्स्ट, नेम द फैक्टर्स अफेक्टेड बाय लोडिंग एंड अनलोडिंग इन रिटेल ट्रांसपोर्टेशन. तो फर्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट होता है लोडिंग अनलोडिंग से वो है कॉस्ट, टाइम ऑफ डिलीवरी, वेस्टेज ऑफ मटेरियल, सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट रूल. इसको आप इसी तरह लर्न करेंगे, ठीक है? तो अगर आपको आंसर्स, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनके जो आंसर्स हैं यू कैन टेक दी स्क्रीनशॉट, ताकि आपको बाद में अगर रिवाइज करना है आप इसको पढ़ भी सकते हैं लास्ट मोमेंट में भी, राइट? नेक्स्ट है गिव द क्राइटेरिया बाय विच बिलिंग इज assumed टू बी सक्सेसफुल. तो दो क्राइटेरिया हैं. बिलिंग जो है वो सक्सेसफुल तब होगी अगर ये दो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए. पहला, बिलिंग जो है वो टाइमली होनी चाहिए, ठीक है? तो कस्टमर जो है उसको टाइमली बिल जो है वो मिल जाना चाहिए, राइट? देयर मे बी सम सर्कमस्टांसेस जब कस्टमर को इनवॉइस टाइम पे नहीं मिलता, कोई भी इशू हो सकता है, बट सक्सेस तभी मिलती है, बिलिंग सिस्टम इज सेट टू बी सक्सेसफुल अगर टाइमली बिलिंग हो. देन एक्यूरेसी, बिलिंग जो है वो बिल जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए, तभी जो है कस्टमर का आप ट्रस्ट गेन कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन टेलीकॉम बिलिंग. टेलीकॉम बिलिंग क्या है? इसमें आप पहले कलेक्ट करते हो डेटा कि कितना कस्टमर ने यूज किया है, कितना उसका कस्टमर का यूसेज है, एंड उसको सम टोटल करते हो, एक रेट अप्लाई करते हो, ठीक है, चार्जेस अप्लाई करते हो, और फाइनली जो है बिल या इनवॉइस कस्टमर्स के लिए जनरेट करते हो, राइट? ओके, नाउ ये वाले जो क्वेश्चंस हैं बेटा इनको बोलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स रीड द क्वेश्चन देन इसको एक्सप्लेन करूंगी मैं. इन आवर डिपार्टमेंटल स्टोर सेलिंग एपरल्स, all windows towards the main street were decked up with lady mannequins dressed in gowns, western formal, western party wear.
The store did not have good sales of sarees, ladies accessories and men apparels. तो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जहाँ कपड़े क्लोथिंग वगैरह सेल किए जाते थे, तो जो विंडो डिस्प्ले में क्या था, जितने भी ये डमीज हैं उनको ड्रेस किया जाता था गाउन्स वेस्टर्न वियर से, लेकिन स्टोर में सेल्स अच्छी नहीं हो रही थी साड़ीज की या लेडी एक्सेसरीज की और मेन एप्रल्स की भी। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोकस कैटेगरी फॉर द स्टोर? तो फोकस कैटेगरी क्या है? लेडीज एप्रल। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर पुअर सेल ऑफ साड़ीज? रीजन ये है कि जितने भी डमीज हैं विंडो डिस्प्ले में जो है कोई भी इंडियन वियर डिस्प्ले नहीं हो रहा। जितने भी डमीज हैं उनको कैसे ड्रेसअप किए? वेस्टर्न वियर से, नो इंडियन वियर। तो ये एक रीजन हो सकता है कि जो साड़ीज की सेल है वो ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what could be done to increase the sale of accessories without changing the apparel display on mannequins? मैनिक्विन्स। तो इसमें आप डिस्प्ले में आप जो डमीज हैं आप उन डमीज के साथ लेडीज हैंड बैग्स और सन ग्लासेस ज्वेलरी, ठीक है, आप डमीज को दिखा सकते हो होल्डिंग ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज एसेसरीज। तो इससे कस्टमर की अटेंशन कैच होगी। डमीज ने जब सन ग्लासेस लगाए हुए हैं और हैंड बैग्स पकड़े हुए हैं, तो इट इज अ गुड स्ट्रैटेजी टू इंक्रीज द सेल। Fourth question, how to add the sale of men's apparel without changing the window display? तो आप इन स्टोर, देखो आप बोला कि विंडो डिस्प्ले में कोई चेंजेस नहीं करना, तो फिर कैसे सेल मैन अप्रैल की बढ़ सकती है? तो आप स्टोर के अंदर जो है विजुअल मर्चेंडाइजिंग इंप्रूव कर दो, ठीक है, और कलर प्रॉपर कैटेगरी वाइज, कलर वाइज, साइज वाइज डिस्प्ले करो। एंड इससे क्या होगा, जो लोग हैं दे विल मूव टुवर्ड्स द मेन सेक्शन। तो इस तरह अपने स्टोर के अंदर का जो है सेटअप करिए कि एवरीबडी नोज कि कौन सी कैटेगरी के गुड्स कहाँ पर है, कौन से साइज के अवेलेबल है और मेन सेक्शन किस साइड है। तो इस तरह देन इस तरह अगर इन स्टोर आप चेंजेस करेंगे तो मेंस अप्रैल की सेल भी धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, व्हाट इज रिटेल लोडिंग एंड अनलोडिंग? लोडिंग का क्या मतलब है? जब भी कस्टमर खरीदता है सामान रिटेलर से, तो वो फिर उसको लोड कराने की जरूरत होती है। जो भी सामान उसने खरीदा है अब वो लोड करेगा उसको ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल में, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं लोडिंग। और अनलोडिंग क्या है? जब भी कोई गुड्स फैक्ट्री से रिटेलर के पास पहुंचते हैं, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ आपको याद भी रहेगा, फैक्ट्री से पहुंचे हैं रिटेलर के पास। अब रिटेलर यानी शोरूम में पहुंचे, तो अब रिटेलर के पास पहुंचे तो रिटेलर अब क्या करेगा, इसको ट्रांसपोर्ट डिवाइस या कोई भी अगर ट्रक है या कोई भी ट्रांसपोर्ट और कोई दूसरा है, वहां से इस गुड्स को अनलोड कराएगा, उसी को बोलते हैं अनलोडिंग। और लोडिंग में क्या था, यहाँ पे रिटेलर यानी शोरूम में से जब कस्टमर गुड्स लेके जाता है रिटेलर से, तो वो गुड्स को क्या कराएगा, लोड कराएगा। नाउ डिफरेंस बिटवीन रिटेल बिलिंग एंड होलसेल बिलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। रिटेल बिलिंग में क्या होता है, रिटेल बिलिंग किसके साथ डील करता है? एंड कस्टमर के साथ, कस्टमर के साथ, ठीक है। यहाँ पे बिलिंग होती है इंडिविजुअल कस्टमर की। लेकिन होलसेल बिलिंग यहाँ पे जो है इट डील्स विद बिलिंग ऑफ द एंटिटीज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो यहाँ पे जैसे रिटेल वाले में एक कस्टमर एंड कस्टमर की मेनली के साथ डील होता है, लेकिन होलसेल बिलिंग में डील किसके साथ होता है? एंटिटीज के साथ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह के साथ। नाउ होलसेल बिलिंग जो है वो कंपैरेटिवली इजी है रिटेल बिलिंग से। ओके, देन रिटेल बिलिंग जो है इट हैज टू बी 100% एक्यूरेट, लेकिन होलसेल बिलिंग जो है इट कैन नेवर बी 100% एक्यूरेट। देन जो रिटेल बिलिंग है, ठीक है, वहां पे स्पेशलाइज्ड बिलिंग सिस्टम होते हैं,
जबकि जैसे कौन से होते हैं स्पेशलाइज्ड बिलिंग सिस्टम, आपको अगर नाम आ जाता है कन्वर्जेस, एमडॉक्स बिलिंग सिस्टम होते हैं। लेकिन होलसेल बिलिंग में कौन से सिस्टम होते हैं, एस्केड, इनटेक बिलिंग सिस्टम। तो ये आपको नाम, ये वाला पॉइंट अगर नहीं याद होता है तो आप स्किप भी कर सकते हो। फिर होलसेल बिलिंग जो है वो आप सेटल कर सकते हो यूजिंग दी रिटेल बिलिंग सिस्टम, लेकिन रिटेल बिलिंग आप नहीं हैंडल कर सकते यूजिंग होलसेल बिलिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज हाउ रिटेल डिलीवरी सर्विस थ्रू थ्री एजेंसीज, होम डिलीवरी, डायनामिक्स एंड सीकेडीसी इज डिफरेंट। तो अब आपको रिटेल डिलीवरी सर्विसेज जो हैं, जो प्रोवाइड की जाती है थ्री एजेंसीज के थ्रू, पहली होम डिलीवरी, डायनामिक्स और सीकेडीसी, उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये जो होम डिलीवरी वाली है, ये क्या करते हैं, दे स्पेशलाइज्ड इन डिलीवरिंग द आइटम फ्रॉम वेयर हाउस टू कस्टमर्स होम। ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये वेयर हाउस यानी गोडाउन्स, फैक्ट्री, वहां से डिलीवर करते हैं आइटम्स कस्टमर्स के घर तक। ठीक है। सीकेडीसी क्या है, ये शॉपिंग मॉल, या जो आप इसमें एग्जांपल समझने के लिए शॉपिंग मॉल ही ले लो, शॉपिंग मॉल को हेल्प करते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को रन कर सके। तो शॉपिंग मॉल को आप एड्रेस कैसे कर रहे हो, आप बोल रहे हो दे आर लैंडलॉर्ड्स, तो ये लैंडलॉर्ड्स की यानी शॉपिंग मॉल की हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं उनकी हेल्प, दे हेल्प शॉपिंग मॉल्स टू फॉलो गुड बिजनेस प्रैक्टिसेस, और उनकी हेल्प करते हैं ताकि वो एफिशिएंटली काम कर सके, नए शॉप्स खोले, बेटर रिलेशनशिप बनाए शॉप ओनर्स के साथ, एक्सेट्रा। देन डायनामिक्स क्या है, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये बिजनेस की हेल्प करते हैं विद डिलीवरी, लॉजिस्टिक, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, यू हैव टू एक्सप्लेन 4 स्टेप्स ऑफ रिटेल डिलीवरी प्रोसेस। तो पहला है टेनेंट ब्रीफिंग। तो यहाँ पे रिटेल डिजाइन मैनेजर, जिसको आरडीएम बोलते हैं, ये एक डिजाइन अप्रूवल प्रोसेस जो है वो उसकी आउटलाइन बनाता है एक, और जितनी भी डिजाइन रिलेटेड क्वेरीज होती है उसको हैंडल करता है, राइट। देन ये जो टेनेंट है जिसने एक डिजाइन जो है बेसिकली, जो रिटेल डिजाइन मैनेजर है, जस्ट अ सेकेंड बेटा, yes, let me start with the first point. I got distracted with one phone. Yes, retail delivery process. The first is tenant briefing. यहाँ पे retail design manager जो है एक design approval process को बनाता है, ठीक है, और जितनी भी design related queries होती है उसको handle करता है। Now अब ये tenant क्या करेगा, ये जो डिजाइन है सबमिट करेगा आरडीएम को। टेनेंट जो है सबमिट करता है डिजाइन रिटेल डिजाइन मैनेजर को। थर्ड स्टेप होता है, इसको आपको ऐसे ही लर्न करना है बेटा, इसमें कोई ऐसा हेडिंग ही ऐसी है कि आपको इसी सीक्वेंस में ही लर्न करनी है। देन है फिट आउट एट दिस स्टेज। अब टेनेंट अपॉइंट करता है एक कॉन्ट्रैक्टर को, फिर जो प्रीमिसेस है, जो जगह है, वो उसको इंस्पेक्ट किया जाता है। ठीक है, कौन इंस्पेक्ट करता है, टेनेंट करता है फॉर द एक्सेस। तो टेनेंट किसको पहले अपॉइंट कर रहा है, फिट आउट कॉन्ट्रैक्टर को, और फिर उस जगह को वो टेनेंट जो है इंस्पेक्ट करता है। फोर्थ है कंप्लीशन स्टेज। तो आरडीएम जो है अब वो इशू करेगा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वर्क, और जो डेवलपर है, डेवलपर रिलीजेस द डिपॉजिट एंड डिडक्शन। तो इसको यू जस्ट हैव टू लर्न दिस आंसर लाइक दिस। देन व्हाट आर द की फैक्टर्स ऑफ रिटेल बिलिंग। तो सबसे पहले रिटेल बिलिंग में आपको ध्यान रखना है कि जो बिलिंग प्रोसेस है, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर कर लेनी चाहिए। रिटेल बिलिंग जो भी आप यूज कर रहे हो, रिटेल बिलिंग इट शुड कैप्चर ऑल द इंफॉर्मेशन इन द बिल, नेम ऑफ द कस्टमर, कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर का फोन नंबर, ईमेल, एक्सेट्रा, राइट। देन this retail billing should also be easy to use,
कोई भी प्रोडक्ट सर्च करना है बिलिंग में आपको, जैसे आप देखिए, आपने कई बार देखा होगा, आप जब भी रिटेल शॉप में जाते हो और पेमेंट करते हो बिलिंग काउंटर में, तो जो डिवाइस कंप्यूटर उनके पास होता है, वो इजीली, बिलिंग सिस्टम इतना बढ़िया होता है उनका कि वो जैसे ही कोई एंटर करते हैं प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन प्रॉपर उनके पास आ जाती है कि कौन सा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कोड क्या है, प्रोडक्ट का नेम क्या है, बार कोड से ही उनको सब पता लग जाता है। तो रिटेल बिलिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन एकदम पता लग जाए, एंड इट शुड सपोर्ट बार कोड एक्सेट्रा। ये सारे जो है क्यूआर, कस्टम डिजाइन बार कोड स्कैनिंग पॉसिबल होनी चाहिए, एंड इट शुड बी, सिस्टम शुड बी सच कि अगर बिल को जो है काफी समय तक स्टोर करा जा सके, अगर कभी बाद में भी जरूरत है कि कस्टमर का कौन सा बिल था, तो वो अगर वापस रिकवर करना है या रिज्यूम करना है, तो वन शुड बी एबल टू डू दैट। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्कैन कॉपीज जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, वो भी मेंटेन होनी चाहिए। एक्सचेंज फीचर भी होना चाहिए कि अगर कोई कस्टमर है, उसको कोई प्रोडक्ट एक्सचेंज करना है, ठीक है, तो वो एक्सचेंज फीचर भी बिलिंग सिस्टम में होना चाहिए। तो ये है, वही वाला पॉइंट है इसमें। एंड सपोर्ट रिटेल एंड टैक्स इनवॉइस एक्सेट्रा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इतने सारे इसमें करने की जरूरत नहीं है, जितने मैंने ये रीड करे हैं, एक्सप्लेन किए हैं। आई थिंक अगर पेपर में इतना भी आप मेंशन करोगे, इट विल सर्व द पर्पस। ठीक है। अच्छा, ये एक चीज इसमें आप और कर सकते हो कि बिलिंग सिस्टम में अलग अलग मेथड्स ऑफ पेमेंट भी अलाउ होना चाहिए। अगर कोई कस्टमर कैश से करना चाह रहा है, कोई कार्ड से करना चाह रहा है, कोई गिफ्ट वाउचर से करना चाह रहा है, कोई मिक्स पेमेंट मेथड लेना चाह रहा है कि पार्टली पेमेंट कैश से कर दी, पार्टली क्रेडिट या डेबिट कार्ड से कर दी, वो भी होना चाहिए। राइट। सो ऑल दिस आर दी फीचर्स ऑफ रिटेल बिलिंग, फैक्टर्स ऑफ रिटेल बिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग इंपॉर्टेंस ऑफ रिटेलिंग। रिटेलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फंक्शन है, जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है गुड्स खरीदती है, ठीक है, किसी और से, राइट, और फिर कस्टमर्स को जो है आगे वो सेल कर देती है। जैसे ये रिटेलर है, ये गुड्स पहले खरीद रहा है होलसेलर से, और खरीदने के बाद रिटेलर किसको बेच रहा है, कंज्यूमर्स को। इसको मैं ढंग से लिख देती हूँ। राइट। सो रिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिटेलिंग के बिना जो है कस्टमर्स को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंगली गुड्स नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो रिटेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि डे टू डे जो प्रोडक्ट्स कस्टमर को चाहिए वो उनको मिल सके। So with this, our unit 1 is complete. Let's start with unit 2, which is about retail store operation. तो पहला क्वेश्चन है, explain the concept of store atmosphere in a good store layout। या इसको ऐसे भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि कैसे स्टोर एटमोसफेयर जो है हेल्प करता है इंजॉयबल शॉपिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने में कस्टमर्स को। तो स्टोर एटमोसफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टोर की इमेज क्रिएट करने में। ठीक है, एक जो पॉजिटिव एम्बियंस होती है स्टोर को, जो स्टोर शुड गिव दी गुड पॉजिटिव एम्बियंस टू द कस्टमर। कस्टमर जब भी स्टोर में आए उसको अच्छा फील हो, ठीक है, एंड जब भी वो शॉपिंग करके जाए, ही शुड लीव द स्टोर विद अ स्माइल ऑन हिज फेस। तो स्टोर जो है उसमें क्लटर्ड लुक नहीं होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, प्रोडक्ट्स जो है प्रॉपरली अरेंज्ड होने चाहिए, कोई फाउल स्मेल नहीं होनी चाहिए, फ्लोर, सीलिंग, कारपेट जो है उसमें कोई स्पॉट्स नहीं होने चाहिए, ड्रेसिंग रूम क्लीन होना चाहिए। तो और कस्टमर्स जो है प्रॉपरली अटेंड, सबको अटेंशन मिलनी चाहिए, दे शुड बी वेल अटेंडेड। और कस्टमर्स को अलाउ नहीं करना चाहिए, दे शुड नॉट कम विद सम ईटेबल्स, चिप्स के पैकेट इनसाइड द स्टोर। तो इसलिए स्टोर एटमोसफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही जो इमेज है स्टोर की कस्टमर के माइंड में रहती है कि स्टोर कितना नीट है, टाइडी है, क्लीन है, and it creates a lasting impression on his mind also. Then analyze different form of layout in retail store and discuss the advantages of one over the other. तो आपको लेआउट बताने कौन कौन से लेआउट होते हैं। तो पहला है स्ट्रेट फ्लोर प्लान।
अब स्ट्रेट फ्लोर प्लान जो है वो क्या, देखिए जो डायग्राम है इट इज एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट फ्लोर प्लान। ठीक है, यहाँ पे स्पेस क्रिएट किए जाते हैं रिटेल स्टोर के अंदर, ताकि कस्टमर जो है शॉप में इजिली मूव करे, फ्रीली मूव करे, राइट। ओके, यहाँ पे ये ज्यादातर ऐसे डिजाइन आपको रीबॉक में, नाइकी में मिलेंगे, तो कस्टमर आराम से फ्री मूव कर सकता है ऐसे स्टोर में, राइट, कंजस्टेड नहीं है। सो मोटिवेट एडवांटेज क्या है, शॉपर्स जो है, कस्टमर्स जो है मोटिवेट होते हैं, स्पेंड करते हैं टाइम यहाँ पे, और एक्सप्लोर करते हैं मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज का मतलब होता है गुड्स को एक्सप्लोर करते हैं। सेल्स यहाँ पे काफी बढ़ जाती हैं ऐसे लेआउट से, क्योंकि जब कस्टमर इजिली मूव कर रहा है, उसकी नजर अलग अलग आइटम्स पे पड़ेगी, और कोई चीज उसको नहीं भी खरीदनी है तो भी वो इम्पल्सिव खरीद लेगा। ये उन स्टोर्स के लिए ये वाला डिजाइन बेटर रहता है जहाँ पे सेलिंग अप्रोच इज कंसल्टेटिव एंड पर्सनल, जहाँ पे कस्टमर को कुछ कंसल्ट या एडवाइस की भी जरूरत होती है, तो उस केस में ये वाला लेआउट बेटर है। सेकंड है डायगनल। ये डायगनल का डायग्राम है बेटा। सो डायगनल में क्या है, रैक्स जो है वो डायगनली रखे जाते हैं स्टोर के अंदर। ठीक है, ये किन स्टोर में बेटर काम करता है डायगोनल फ्लोर प्लान, जहाँ पे कस्टमर्स जो हैं वो उनको फ्रीडम दी गई है कि वो अपने आप ही स्टोर में जाएं और पिक कर सकते हैं गुड्स अपने आप रैक से, तो उधर ये वाला प्लान बेटर रहता है। एडवांटेज क्या है कि अगेन कस्टमर्स जो है खरीदता है बिना सोचे समझे, इम्पल्सिव बाइंग हो जाती है, तो स्टोर की सेल्स इंक्रीज होती है। लेटेस्ट फैशन गुड्स जो हैं डिस्प्ले किए जाते हैं। यहाँ पे डायरेक्शनल साइंस दिए होते हैं, यहाँ पे साइन बोर्ड्स लगे होते हैं बेटा साथ में, ऐसे कि यहाँ ये राइट अगर आप जाओगे तो इट विल लीड टू दी मेंस सेक्शन, तो ऐसे इन बोर्ड्स को बोलते हैं डायरेक्शन बोर्ड्स, और शॉपिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा हो जाता है। अब है एंगुलर फ्लोर प्लान। अब ये देखो, ये एंगुलर की ये वाला डायग्राम है, तो ये जो है सोफिस्टिकेटेड लुक देता है स्टोर को, कर्व्ड लुक होता है। ठीक है, ये स्टाइल के लिए ये वाला फ्लोर प्लान यूज किया जाता है। सो एफिशिएंट है, कन्वीनियंट है, और गुड्स जो है इजीली विजिबल होते हैं। ज्यादातर ये प्लान कब यूज होता है, एंगुलर वाला, जब सेल्फ सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कस्टमर को, स्पेस का यूज अच्छी तरह हो जाता है, कॉस्ट भी काफी एफिशिएंट सेव हो जाती है इसमें, और इजीली सेलिंग एरिया मेंटेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोर लेआउट एंड डिजाइन प्ले इंपॉर्टेंट रोल डिफाइनिंग द स्टोर इमेज। यानी जिस तरह स्टोर का लेआउट है, लेआउट का मतलब किस तरह स्टोर अंदर से आपको किस तरह का लेआउट है, स्ट्रक्चर कैसा है, तो और डिजाइन कैसा है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्टोर की इमेज क्रिएट करने में। डू यू एग्री? तो यस, स्टोर लेआउट और डिजाइन जो है उसी से कस्टमर को पता लगता है कि स्टोर है क्या, और it helps in creating the image of the store in the mind of the consumers। ठीक है, सो ये यहाँ पे जिस तरह इसमें आपको दो चीजें एक तो मेंशन करनी है, ये वाला स्टोर लेआउट जो है एक तरह से प्लान है कि किस तरह स्टोर की स्पेस को इफेक्टिवली यूज करना है, कस्टमर कैसे मूव करेंगे, गुड्स कैसे डिस्प्ले होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है लेआउट में डिसाइड की जाती है कि क्या कितना एरिया कस्टमर के चलने के लिए होगा, कहाँ कितना एरिया यूज किया जाएगा गुड्स को डिस्प्ले करने के लिए। सो यहाँ पे शॉपिंग कस्टमर के लिए फैसिलिटी इजी तभी होती है व्हेन द लेआउट इज स्ट्रक्चर्ड वेरी ब्यूटीफुली। अब दो डिसएडवांटेजेस लिखने हैं एंगुलर फ्लोर प्लान के। अभी हमने एडवांटेजेस किए थे, अभी डिसएडवांटेजेस करने हैं। सो पहला वाला तो इसमें ये है कि इट लुक्स क्लमजी। ठीक है, और इम्पल्सिव बाइंग कस्टमर नहीं करते हैं। ये भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टोर डिजाइन। तो ऑब्जेक्टिव क्या है स्टोर के डिजाइन का, कि रिटेलर की जो भी स्ट्रैटेजी है उसको इम्प्लीमेंट करना, कस्टमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, फ्लेक्सिबिलिटी देना, ठीक है, प्रोवाइड करना, और देन जितना भी ये कॉस्ट है उसको कंट्रोल करना, स्टोर के डिजाइन की जो कॉस्ट होती है। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि वो कॉस्ट मिनिमम हो, लीगल रिक्वायरमेंट्स कोई भी है वो भी फुलफिल करना।
नाउ स्टेप्स बताने हैं फॉर डिजाइनिंग अ स्टोर लेआउट। तो पहला है आप फाइंड आउट करोगे कि कितना स्पेस अवेलेबल है स्टोर के अंदर। फिर आप फाइंड आउट करोगे कि स्पेस जो भी अवेलेबल है उसको कैसे डिवाइड करना है सेलिंग एरिया के लिए और नॉन सेलिंग एरिया के लिए। सेलिंग एरिया मतलब कि जहाँ पे गुड्स रखे जाएंगे। नॉन सेलिंग एरिया कौन सा हो गया, जहाँ पे बेसिकली कस्टमर मूव करता है। ठीक है, फिर आप स्पेस नीड्स को फिट करोगे फॉर गुड कस्टमर फ्लो। एंड आप जैसे आपने सेकंड स्टेप में डिसाइड कर लिया कि कितना एरिया आप डिवाइड करोगे बिटवीन दी सेलिंग एंड नॉन सेलिंग, तो उसके देन यू विल आल्सो फिट द स्पेस नीड्स फॉर गुड कस्टमर फ्लो, ताकि आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कस्टमर की मूवमेंट भी स्मूथ हो। एंड प्रोविजन प्रोवाइड करोगे सेल्फ सर्विस के लिए। सो एंड टाइप्स ऑफ गुड्स, प्रेजेंटेशन टेक्निक्स, उसको भी ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट है गुड स्टोर लेआउट सर्व मेनी पर्पस। अब स्टोर लेआउट का पर्पस क्या है, तो एक तो एटमोसफेयर अच्छा हो स्टोर का, सेल्स बढ़े, मैक्सिमाइज रिटर्न पर स्क्वायर फुट, तो कस्टमर के लिए जो है शॉपिंग एक्सपीरियंस बेस्ट हो। ठीक है, एंड कस्टमर का जो टाइम है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज होए, जब भी वो लेआउट इस तरह होना चाहिए। देन जो गुड्स हैं उनको मैच करना है विद द फॉर्मेट, यानी कि जो रिटेल स्टोर्स हैं वो इस डिजाइन करने चाहिए कस्टमर की टू टारगेट द स्पेसिफिक काइंड ऑफ कस्टमर, राइट। लाइक अगर आपके स्टोर में बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, ठीक है, तो आप उसका डिजाइन इस तरह बनाओगे। इलेक्ट्रॉनिक में बहुत सारे आइटम्स हो गए, कुछ टीवी है, कुछ रेफ्रिजरेटर है, तो आप ये भी देखोगे कि कौन सी और कोई लैपटॉप है, तो आप स्टोर का डिजाइन ऐसे बनाओगे कि लैपटॉप का सेक्शन अलग हो, जहाँ पे एक अलग टाइप के कस्टमर उस सेक्शन को विजिट करेंगे। ठीक है, टीवी रेफ्रिजरेटर का अलग हो, जो अलग कस्टमर्स वहाँ विजिट करेंगे। एंड देन लेआउट का एक और ऑब्जेक्टिव होता है, पर्पस होता है कि इट शुड हेल्प डिफरेंटली एबल्ड वुमेन, चिल्ड्रन, एंड इट शुड इंश्योर सेफ्टी ऑफ कस्टमर। तो लेआउट जो है मेन पर्पस क्या है कि सबके लिए शॉपिंग जो है वो कन्वीनियंट हो, ये एम रहता है, पर्पस। देन व्हाट प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन टू मिनिमाइज थेफ्ट, शॉपलिफ्टिंग। तो कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं कि एक तो गुड्स जो है उनको आप कभी भी एंट्रेंस में और एग्जिट में डिस्प्ले ना करो, क्योंकि एग्जिट पे से कोई उठा के फटाफट लेके जा सकता है। सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करना। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप लॉक्ड वाले कैबिनेट्स में रखिए, ओपन में मत रखिए स्टोर में। कस्टमर को बोलिए कि जब भी वो स्टोर में एंटर कर रहा है तो कैरी बैग जो है उनके हाथ में वो एंट्रेंस में डिपॉजिट कर दे। कस्टमर को एक साथ 3 ड्रेसेस या 3 से ज्यादा ट्रायल रूम में लेके जाने के लिए अलाउ ना करिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, aesthetic ambience and visual communication increases the store productivity. Justify the statement. Yes, it is very much true. ठीक है, कि अगर एस्थेटिक एम्बियंस एम्बियंस अच्छी होगी स्टोर की, और विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब है अगर चीजों को बहुत ढंग से रखा होगा, तो इससे क्या होता है कि सेल्स की चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो कस्टमर जैसे ही अगर स्टोर में आता है और चीजें बहुत अच्छी तरह डिस्प्लेड है, तो इट इज गोइंग टू क्रिएट इंप्रेशन इन हिज माइंड। तो फिजिकल सराउंडिंग्स कैसी हैं, वो एक इमेज क्रिएट करते हैं ताकि कस्टमर्स गेट अट्रैक्टिव एंड दे विल enjoy their shopping. देन स्टोर लेआउट का मतलब क्या है? सो लेआउट को क्या ऐसे लेआउट का मतलब होता है, या लेआउट क्या बताता है कि किस तरह जो स्टोर में यूनिट्स अलग अलग चीजें हैं वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, स्पेस को मेन लेआउट क्यों बनाया जाता है, ताकि स्पेस को इफेक्टिवली यूज कर सके। एंड वन हैज टू डिजाइन द स्टोर इन सच अ वे कि कस्टमर के लिए भी वहां पे इजीली दे कैन मूव, गुड्स भी डिस्प्ले हो सके, और कस्टमर्स के लिए भी जो है मूवमेंट इजी हो। नाउ टिप्स फॉर स्टोर डिजाइन एंड राइट द ऑब्जेक्टिव्स। टिप्स क्या है कि पॉजिटिव एम्बियंस होना चाहिए,
ट्रायल रूम में मिरर्स होने चाहिए, कि क्लीन होना चाहिए, और बहुत लाउड म्यूजिक स्टोर में नहीं होना चाहिए, बैड स्मेल नहीं आनी चाहिए स्टोर में। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि स्टोर डिजाइन इम्प्लीमेंट करना, फ्लेक्सिबिलिटी देना, ये वाला हम कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टोर डिजाइन ऊपर ये वाला रिपीट है। Now with this unit 2 is also complete. Unit 3 I'm going to start with the important questions. अभी मैं आपको दोबारा ये बोल रही हूँ कि ये सारे बहुत 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 important questions हैं for board examination point of view. तो अगर आपने ये वीडियो कवर कर ली है, I can guarantee you you are going to come out from the examination hall with the flying colors. बहुत अच्छे नंबर्स के साथ आप बाहर निकलेंगे, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये सारे क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने कंपाइल किए हैं, काफ़ी रेपिटेटिव भी हैं, तो काफ़ी आपको हेल्प होगी कि इस वीडियो से। आई विल ऑल्सो एडवाइज यू कि एक बार ये वीडियो देखने के बाद इसको एक बार और देखिए, ताकि आपको आंसर साथ के साथ मेमोराइज हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 3, मर्चेंडाइज प्लानिंग। तो मर्चेंडाइज प्लानिंग का क्या मतलब है कि मेन एम क्या है, ताकि जो इन्वेस्टमेंट है वो मैक्सिमम हो। जो भी इन्वेस्ट, देखो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो मेन पर्पस क्या होता है कि उस इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न्स अच्छी मिले, राइट। मेन पर्पस क्या है, सेल्स इंक्रीज हो, प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो। तो मर्चेंडाइजिंग प्लानिंग मतलब गुड्स को किस तरह आप स्टोर में लगाओगे, एंड नॉट डिस्प्ले की बात नहीं है यहाँ पे कि गुड्स कितने होने चाहिए, सफिशिएंट क्वांटिटी में होने चाहिए, कम भी ना हो। तो गुड्स की प्लानिंग, ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो, सेल्स बढ़े, प्रॉफिट बढ़े और एक्सपेंसेस रिड्यूस हो। तो मर्चेंडाइजिंग प्लानिंग इज हाउ इट इज यूजफुल टू द ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर मतलब आप रिटेलर के लिए। तो वही वाला ऊपर का डेफिनेशन का आंसर है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए, एक्सपेंसेस रिड्यूस करने के लिए प्लानिंग जरूरी है। तो मर्चेंडाइजिंग प्लानिंग का बेसिकली मतलब होता है कि गुड्स के बारे में प्रॉपर प्लानिंग करना, किस तरह उनको डिस्प्ले करना है, कम भी नहीं होने चाहिए, क्वांटिटी सफिशिएंट होनी चाहिए गुड्स की स्टोर में। अब लोकेशन ऑफ गुड्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नेविगेटिंग कस्टमर थ्रू द स्टोर, कि गुड्स को कहाँ रखा गया है स्टोर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कस्टमर कैसे स्टोर में मूव होते हैं। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत स्ट्रैटेजिकली ना गुड्स को कहाँ रखना चाहिए, डेस्टिनेशन बाय प्लेसिंग इम्पल्स एंड डेस्टिनेशन गुड्स थ्रू आउट द स्टोर। अब डेस्टिनेशन गुड्स कौन से होते हैं, जो ज्यादातर कस्टमर लेने आए, और इम्पल्स कौन से हैं जो वो बिना सोचे अभी वो इसके बारे में कुछ प्लान करके नहीं आया। तो गुड्स को स्ट्रैटेजिकली स्टोर में इस तरह लगाना चाहिए कि जब कस्टमर जो चीज खरीदने के लिए आया है प्लानिंग करके, तो उसको स्टोर में अगर वो लेने के लिए कहीं जा रहा है, तो रास्ते में अगर स्टोर में वो एक्सप्लोर करते करते उसको कुछ ऐसे भी गुड्स मिल गए जहां उसकी नजर जाती है और वो अचानक खरीद लेता है, तो इस तरह स्ट्रैटेजिकली गुड्स को प्लेस करना चाहिए। जैसे देखिए स्टोर के एंड में मैं रख देती हूँ इंपॉर्टेंट आइटम जिसके लिए कस्टमर ज्यादा बार बार शॉप में आता है। अब स्टोर की एंट्री यहाँ है, कस्टमर लेने आए ये वाला गुड, अब उसको इस गुड्स को लेने के लिए पूरे स्टोर को कवर करना पड़ेगा। तो रास्ते में और भी जो गुड्स डिस्प्ले है, इन पे भी कस्टमर की नजर जाएगी और वो इसको भी खरीद लेगा। तो ये होता है मर्चेंडाइजिंग प्लानिंग। देन कस्टमर की अटेंशन जो है, इट विल बी फोकस ऑन द गुड्स रिटेलर इज मोर इंटरेस्टेड इन सेलिंग। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि गुड्स को जब भी आप स्टोर में लगा रहे हो, कहीं पे भी जो भी लोकेशन दे रहे हो गुड्स को लगाने के लिए, तो रिटेलर को ध्यान में रखना है कि कंज्यूमर का शॉपिंग पैटर्न क्या है, कौन से गुड्स वो बार बार खरीदता है, ठीक है। एंड लाइटनिंग, कलर, म्यूजिक, परफ्यूम, सेंट, ये सब स्टोर में यूज करना चाहिए ताकि कस्टमर जो है वो इन्फ्लुएंस हो, उसका मूड अच्छा हो, शॉपिंग एक्सपीरियंस अच्छा मिले। गिव स्टेप्स टू डिटरमिन राइट असॉर्टमेंट ऑफ मर्चेंडाइज। तो स्टेप्स कौन से हैं, सबसे पहले आपको टारगेट मार्केट को एसेस करना है कि आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है। मार्केट में कस्टमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, डेटा को एनालाइज करना है, एंड देन आपको देन यू विल फाइंड आउट कि कौन कौन से गुड्स आपको उन कस्टमर्स को देने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द टेक्निक्स ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजिंग। तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह आपने गुड्स को डिस्प्ले किया हुआ है, लगाया हुआ है, उससे कस्टमर जो है अट्रैक्ट होके गुड्स को खरीदता है। तो कौन कौन सी चीजें आप यूज कर सकते हो गुड्स को डिस्प्ले करने के टाइम में? कलर्स, लाइटनिंग, स्पेस, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, सेंसरी इनपुट्स, ये सारा। फिर एक दो टेक्निक्स और भी है, प्लेनोग्राम। तो यहाँ पे क्या है, गुड्स को अरेंज किया जाता है बाय स्टाइल, साइज, प्राइस या कोई और कैटेगरी के अकॉर्डिंगली, राइट। फिर विंडो डिस्प्ले, ये भी एक टेक्निक है। विंडो डिस्प्ले में आप जो गुड्स रखते हो, जितने भी पासर बाय होते हैं वो कई बार गुड्स को देख के अंदर खरीदने आ जाते हैं। नेक्स्ट, आपको प्रिंसिपल्स बताने हैं इस क्वेश्चन में जो यूज होते हैं विजुअल मर्चेंडाइजिंग में। तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग का मतलब है कि किस तरह गुड्स को रखा गया है, डिस्प्ले किया गया है स्टोर में। तो वो पहला प्रिंसिपल है कि गुड्स को ऐसे रखना चाहिए कि कस्टमर के लिए इजी हो गुड्स को फाइंड आउट करना स्टोर में कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। और सेल्फ ही कस्टमर सिलेक्ट भी कर पाए, उनके लिए इजी हो, ठीक है। देन शॉपर के लिए ये भी इजी कस्टमर के लिए होना चाहिए कि वो कोऑर्डिनेट कर पाए, एक्सेस कर पाए, ठीक है, जो भी गुड्स उनको चाहिए। देन जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस होती है स्टोर में, राइट, वहाँ पे प्रोडक्ट्स जो हैं अच्छी तरह डिस्प्ले होने चाहिए। कस्टमर्स को एजुकेट करना चाहिए अबाउट द प्रोडक्ट। इस तरह जो है गुड्स को डिस्प्ले करना चाहिए कि कस्टमर्स को कस्टमर कैन गेट द हिंट और द नॉलेज अबाउट कि कौन सा प्रोडक्ट अब उसको नेक्स्ट टर्न में मिलेगा या किस डायरेक्शन में मिलेगा, किस कौन से प्रोडक्ट कहाँ पे डिस्प्ले हैं। एंड जितने भी अरेंजमेंट्स भी करने चाहिए स्टोर में, ताकि अनसॉर्ट गुड्स की भी सेल बढ़ जाए। अनसॉर्ट गुड्स कौन से होते हैं? जिसके बारे में कस्टमर ने कभी सुना नहीं है, या सुना है तो वो उनको खरीदना नहीं चाहता है। देन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजर? विजुअल मर्चेंडाइजर जो है ही टेक्स केयर ऑफ विंडो डिस्प्ले। वो ध्यान रखता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरह गुड्स को डिस्प्ले करना है, ठीक है। देन ही डेकोरेट्स द विंडो डिस्प्ले, कि कस्टमर जो है वो ब्रांड को देखे और स्टोर के अंदर आ जाए। ही ऑल्सो स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, वो ट्रेनिंग भी देता है स्टाफ को, ठीक है। और जितने भी स्लो मूविंग गुड्स हैं, यानी जिसकी बहुत ज़्यादा सेल नहीं हो रही है, उनके ऊपर भी ध्यान देता है और कोशिश करता है कि इनकी भी सेल बढ़े। अब डिफरेंस क्या है विजुअल मर्चेंडाइजिंग और विंडो डिस्प्ले? विंडो डिस्प्ले इज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ विजुअल मर्चेंडाइज। विजुअल मर्चेंडाइज में बेटा फ्लोर प्लान्स के बारे में फ्लोर प्लान्स डेवलप किए जाते हैं, ठीक है, और 2 और 3 डिस्प्ले किए जाते हैं ताकि सेल्स बढ़े। सो विंडो डिस्प्ले एक बहुत छोटा ही पार्ट है विजुअल मर्चेंडाइज का। देन व्हाट आर द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जूनियर मर्चेंडाइजर? प्लानिंग, तो मेन ड्यूटी है प्लान करना, पॉलिसीज बनाना, ठीक है। सेकंड इज डायरेक्टिंग, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बायर्स को ट्रेन करना, गाइड करना, कोऑर्डिनेट भी करना, ठीक है। अगर एक दो बायर्स आ रहे हैं स्टोर में तो सबको कोऑर्डिनेट करना, सबको अटेंड करना, कंट्रोल करना, अगर सेल्स जो है उनकी परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हो उसके ऊपर भी ध्यान देना। सो बेसिक ड्यूटीज ऑफ मर्चेंडाइजर ये ऊपर वाला ही है। तो अगर जूनियर मर्चेंडाइजर या मर्चेंडाइजर आता है तो आप यही आंसर लिखेंगे। देन फंक्शंस ऑफ जूनियर मर्चेंडाइजर, साइट और लोकेशन को मैनेज करना, ऑपरेटिव प्रोसेस जितने भी हैं स्टोर में उनको मैनेज करना, कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करना, कैश को मैनेज करना, स्टोर फैसिलिटीज मैनेज करना, सिक्योरिटी मैनेज करना, पर्सनल मैनेज करना, कोई भी अगर क्राइसिस हो रहे हैं उनको मैनेज करना, आईटी को मैनेज करना, ये सारा इनके फंक्शंस हैं। देन 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट विच कैन बी परचेज बाय द कंज्यूमर्स, अल्टीमेट यूजर्स। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो हैं, एक तो स्टेपल है। स्टेपल कौन से होते हैं? जैसे ब्रेड, डेली नीड्स के, मिल्क। इम्पल्स, जो कस्टमर
बिना प्लानिंग के खरीदता है। जैसे आप जाते हो अपनी मदर के साथ शॉप में, वो लेने गई है ग्रोसरी, आपने चिप्स का पैकेट देखा, चॉकलेट्स का देखा, ये इम्पल्स हो गया। इमरजेंसी परचेजेस जैसे मेडिसिन, कन्वीनियंट लाइक वेजिटेबल्स, लग्जरी लाइक कार एंड ज्वेलरी, comfort like sofa set. Then how a planogram is useful for visual merchandiser. तो ये देखिए, ये प्लेनोग्राम का एक मैंने इमेज ली है। यहाँ पे सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इस तरह अरेंज किया जाता है कि ये आपस में एक कोऑर्डिनेटेड है सेट्स। जैसे देखिए यहाँ पे सारे सर्फ एक्सेल या अलग जो है ब्रांड्स के इस साइड रखे हुए हैं, सर्फ एक्सेल एक्सेट्रा। यहाँ पे सारा लिक्विड डिटर्जेंट्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पे अरेंज गुड्स को अरेंज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, टाइप कौन सी है, जैसे यहाँ पे पाउडर फॉर्म में है, यहाँ लिक्विड फॉर्म में है, एक्सेल। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन रीड करते हैं। एक मिडिल एज लेडी है, शी केम विद अ जेंटलमैन, वो हाइपर मार्केट में आई है और उसने ट्रॉली ली और गुड्स एंड शी स्टार्ट शॉपिंग फॉर ग्रोसरीज। ठीक है, वो अंदर स्टोर में आई और ट्रॉली लेके ग्रोसरीज के लिए उसने शॉपिंग स्टार्ट की। जो जेंटलमैन उसके साथ आया था, ही फाइनली अप्रोचेज द एप्रल सेक्शन। लेडी क्या करती है, बार बार सेल फोन उठाती है, फ्रिक्वेंटली चेक करती है, लेबल देखती है और फिर गुड्स को वापस शेल्फ पे रख देती है, राइट। और बहुत सारे सेक्शंस हैं जहां उसने टच भी नहीं किए, लेकिन जेंटलमैन जो है वो कंफ्यूज लगता है एंड आपको ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। व्हाट कुड हैव रिड्यूस्ड द कंफ्यूजन ऑफ जेंटलमैन एंड हेल्प हिम सेव टाइम। तो जेंटलमैन को जो भी कंफ्यूजन है आप कैसे रिमूव कर सकते हो, आप प्रॉपर विजुअल मर्चेंडाइजिंग से जो है रिड्यूस कर सकते हो। आपको गुड्स को इस तरह डिस्प्ले करना चाहिए कि शर्ट्स के लिए अलग, पजामास के लिए अलग, एक्सेसरीज के लिए अलग। तो अगर डिस्प्ले करोगे गुड्स को प्रॉपरली तो जो कस्टमर की कंफ्यूजन है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, और साइनेजेस अनाउंस करिए। और सेकंड क्वेश्चन है कि लेडी ऐसा बार बार क्यों कर रही है, चीजें उठाती है, चेक करती है, वापस रख देती है, क्योंकि वो शी इज नॉट हैप्पी विद दी, शी इज प्राइस कॉन्शियस कस्टमर। वो जैसी प्राइस देखती है चीजों को वापस रख देती है। तो वो जो भी डिस्काउंट उसको स्टोर में मिल रहा है वो सेटिस्फाइड नहीं है, शी वांट सम चीपर प्रोडक्ट्स। तो उसके लिए क्या करना चाहिए। अच्छा, इसमें वो नहीं पूछा, सिर्फ रीजन बताना था। नाउ नेम 4 टाइप्स ऑफ जनरल मर्चेंडाइजिंग रिटेलर्स। तो डिस्काउंट है, स्पेशलिटी, कैटेगरी, होम इम्प्रूवमेंट, डिपार्टमेंट स्टोर, ये आप इनमें से मेंशन करेंगे। नेम पूछा है, जब भी नेम पूछे तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, जब एक्सप्लेनेशन पूछे तो एक्सप्लेनेशन दीजिए। अब डिस्कस लिखा है तो आप एक्सप्लेन करेंगे। 2 टाइप्स ऑफ जनरल मर्चेंडाइज रिटेलर्स, ये ऊपर काफी सारे थे। इनमें से डिस्काउंट स्टोर्स कौन से होते हैं, जो आइटम्स को ऑफर करते हैं एट अ लो प्राइस। देन स्पेशलिटी स्टोर, जो एक स्पेशल पर्टिकुलर आइटम, सिंगल आइटम में डील करते हैं। अगर क्लोथ में है तो क्लोथ में ही डील करेंगे। नाउ डिफाइन मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइजिंग का मतलब होता है वेराइटी ऑफ गुड्स विच आर ऑफर्ड फॉर सेल। लिस्ट आउट द राइट्स ऑफ मर्चेंडाइजिंग। तो ये आपको याद करना है कि टाइप, क्वालिटी, प्राइस, क्वांटिटी, टाइम, प्लेस, ये है राइट्स ऑफ मर्चेंडाइजिंग की। राइट टाइप की क्वालिटी होनी चाहिए, राइट प्राइस पे मिलना चाहिए, राइट क्वांटिटी में गुड्स को मिलना चाहिए, राइट टाइम पे मिलना चाहिए, राइट प्लेस पे अवेलेबल करना चाहिए। राइट टू मर्चेंडाइजिंग टिप टू बी फॉलोड बाय रिटेलर। तो जो मर्चेंडाइजर है उसको प्रोडक्ट्स को कैसे बेसिकली लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ट्रेंड एंड सीजन। ठीक है, देन जो भी गुड्स हैं वो इट शुड बी एज पर द एज ऑफ द टेस्ट सेक्स ऑफ द टारगेट मार्केट, राइट। तो अब जैसे चिल्ड्रन के लिए अगर गुड्स लगाने हैं तो कार्टून करेक्टर्स के साथ लगाएंगे तो उनको एक्साइट करेंगे। नाउ डिफरेंट काइंड ऑफ मर्चेंडाइज विद एग्जांपल, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो मैं अभी ऊपर बता ही चुकी हूँ, स्टेपल, इम्पल्स, इमरजेंसी, और दूसरा इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्री यूज करती है, उसके एग्जांपल है रॉ मटेरियल, मशीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया विद द नेम डोसा प्लाजा। अर्लियर ही वर्कड इन रेस्टोरेंट एट मैनी स्मॉल प्लेसेस। अब उसको पैशन था कुकिंग का, तो उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया डोसे का। तो पहला बताना है, गोपाल इज इन्वॉल्व इन विच टाइप ऑफ मर्चेंडाइजिंग। ही इज इन्वॉल्व इन फूड मर्चेंडाइजिंग। सेकेंड,
आपको एग्जाम्पल बताना है 2 प्लेसेस का जहाँ पे सेम जो है मर्चेंडाइजिंग यूज होती है, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में। देन थर्ड क्वेश्चन, 4 टाइप्स ऑफ राइट्स ऑफ मर्चेंडाइजिंग, ये रिपीट है, मैंने बताया था राइट क्वालिटी, प्राइस, प्लेस, टाइम, ऊपर बताया था ना वही क्वेश्चन। नेक्स्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, बीना एक बुटीक रन कर रही है जहाँ पे उसने डिस्प्ले किया है नई ड्रेसेस, तो वो डिस्प्ले करती है ड्रेसेस अकॉर्डिंग टू द न्यू ट्रेंड्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कौन सा टेक्निक बीना फॉलो कर रही है, विजुअल मर्चेंडाइजिंग। सेकंड, व्हाट शुड बी यूज्ड बाय हर टू डिस्प्ले द ड्रेस, मैनिक्विन्स, जो डमीज होती है। 4 एलिमेंट्स बताने हैं जिससे डिस्प्ले इफेक्टिव हो जाएगा, तो लाइटनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, कलर, स्पेस, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। Now, last unit which is left is about security operation and housekeeping in retail. First is what is mobile patrolling. Mobile patrolling में क्या होता है, visits जो हैं are carried out on client property. तो customer के घर पे ही irregular intervals पे visits दी जाती हैं, right? Next is हाउसकीपिंग इज एन ऑनगोइंग टास्क, तो बताना है कि रोल बताना है इफेक्टिव हाउसकीपिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोल ऑफ इफेक्टिव हाउसकीपिंग, कि एक तो अगर हाउसकीपिंग इफेक्टिव है तो उससे क्या हो जाएगा, हैंडलिंग रिड्यूस हो जाएगी, मटेरियल इजीली फ्लो करेंगे, स्लिपिंग एक्सीडेंट्स कम होंगे, फायर हैजार्ड्स जो हैं वो भी डिक्रीज हो जाएंगे, और जो वर्कर्स का एक्सपोजर रहता है टू दी हजार्डस सब्सटेंस वो भी कम हो जाएगा। देन एफिशिएंट इक्विपमेंट जो है मेंटेनेंस रहेगी, यूज जो है स्पेस का इफेक्टिव रहेगा, मोरल इंप्रूव हो जाएगा, राइट, बेटर हाइजीनिक कंडीशंस हो जाएंगी, एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी विल ऑल्सो इम्प्रूव। नेक्स्ट, 4 कॉमन हाउसकीपिंग टास्क कौन सी है, वैक्यूम क्लीनिंग, पेंटिंग, वीडिंग, मेंटेनेंस, वेस्ट रिमूवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर रतन जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर के ओनर है, इन हिज एरिया शॉपलिफ्टिंग इंसिडेंट्स बहुत हो रहे हैं। ठीक है, शॉपलिफ्टिंग मतलब कि तो अच्छा, ये नेक्स्ट को आगे पढ़ते हैं पहले। ही प्लान टू अपॉइंट अ सिक्योरिटी गार्ड, तो अब आपको बताना है किस क्राइटेरिया पे सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट होता है। हाइट देखी जाती है, तो ये आप पढ़ लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आई साइट उसकी देखेंगे, मेजर करेंगे, वेट क्या है, एंड then read and understand display, whether he can read or understand, and he should be free from knock knee, flat foot नहीं होना चाहिए, hearing proper होनी चाहिए, and he should have dexterity and strength होनी चाहिए to perform searches। ठीक है, he should be free from any diseases। तो ये सब चीजें सिक्योरिटी गार्ड को अपॉइंट करके करने के टाइम देखी जाती है। व्हाट इज हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग का मतलब होता है वो सारी एक्टिविटीज जिसका मेन इंटेंशन क्या है, हाउस को क्लीन करना, डर्टी सर्फेसेस को क्लीन करना, डस्टिंग से, वैक्यूमिंग से एक्सेट्रा। तो ये सारी एक्टिविटीज किसके अंदर आती है, हाउसकीपिंग के। नाउ एक्सप्लेन कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम का मतलब है वो रूम जहाँ पे बेसिकली चीजों को मॉनिटर किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, राइट। नेम 4 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, पर्सनल सिक्योरिटी, रेजिडेंशियल सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट, प्राइवेट, मोबाइल। What is meant by successful security program? Successful security program जो है it depend on honesty, integrity, loyalty of the person। ठीक है, अगर पर्सन जिसको आपने रखा है फॉर सिक्योरिटी गार्ड पोजीशन वो ऑनेस्ट है, लॉयल है, तो ही सिक्योरिटी सिस्टम इंप्लीमेंट हो जाएगा सक्सेसफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरमार्केट में स्टॉक वेरिफिकेशन एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड, काफी डिस्क्रिपेंसी मिली बिटवीन दी फिजिकल स्टॉक और सिस्टम स्टॉक। ठीक है, तो ये जो श्रिंकेज है ये स्टोर को इसकी वजह से लॉस हो रहा है, राइट। अब आपको बताना है 3 पॉसिबल लैप्स जो हुए हैं जिसकी वजह से श्रिंकेज हुई है। सो सबसे पहले तो है security point where vendor comes in with the supplies did not match the supply documents। मतलब इसका मतलब क्या है, जो स्टोर में जब भी सामान आता है तो जो डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि जैसे होलसेलर ने सामान भेजा है शॉप में रिटेलर के पास, तो जो भी डॉक्यूमेंट में सपोज लिखा है 50 kg, डॉक्यूमेंट में तो इतना लिखा है लेकिन स्टोर के अंदर आया है सिर्फ 45 kg, तो ये भी एक डिस्क्रिपेंसी है। ठीक है, क्योंकि वेरिफिकेशन नहीं हुई है प्रॉपर, तो और
लेस क्वांटिटी आ गई है स्टोर में, तो एक तो ये भी रीजन है, ठीक है। एंड सेकंड, कई कस्टमर्स जो हैं वो बिल लेके नहीं जाते हैं आइटम्स का, सो इसलिए प्रॉपर मैचिंग भी नहीं होती है। स्टाफ परचेज नॉट मॉनिटर प्रॉपरली, फ्रिस्किंग नहीं होती है स्टाफ की जब भी वो जाते हैं, ठीक है। वो प्रॉपरली, कई बार होता है वो स्टाफ ही अगर सामान लेके चला गया है तो पता नहीं लग पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑल मस्ट हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस सिचुएशन। तो सिक्योरिटी हेड और स्टोर जो है इंचार्ज, ये अकाउंटेबल होते हैं। क्या करना चाहिए, सीसीटीवी लगाना चाहिए, प्रॉपर सिक्योरिटी स्टाफ डिपार्टमेंट जो है वो रिव्यू करना चाहिए टाइम टू टाइम, वेरिफिकेशन होनी चाहिए, एंड जितने भी सिक्योरिटी स्टाफ है उनको ड्यूटीज पे उनको रोटेशन होनी चाहिए, स्टाफ की ट्रेनिंग होनी चाहिए, सिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिए। देन मोहन जो है सिक्योरिटी गार्ड की तरह अपॉइंट हुआ है, गेट ड्यूटीज बतानी है। तो गेट ड्यूटीज क्या है, उसको इंश्योर करना चाहिए कि सारा जो इक्विपमेंट है वो जब भी डे स्टार्ट हो रहा है दे शुड बी इन वर्किंग कंडीशन, डॉक्यूमेंटेशन हो, एंड ही शुड ऑल्सो स्टॉप व्हीकल्स, जो भी व्हीकल्स एंटर कर रहे हैं स्टोर में, ही शुड स्टॉप देम फ्रॉम एंटरिंग एंड एग्जिटिंग। लोगों को भी ऐसे ही शुड स्टॉप फ्रॉम एंटरिंग एंड एग्जिट। तो गेट जो सिक्योरिटी गार्ड का है वो यही काम है, ठीक है, क्योंकि गेट ड्यूटीज मिली है तो ऐसे ही इसको हर किसी को अलाउ नहीं करना चाहिए। एंड व्हीकल्स वाला तो हो गया, ही शुड सर्च व्हीकल, ही शुड सर्च पर्सनल एक्सेट्रा। हु इज द सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर को हेड गार्ड भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी जो सुपरवाइजर है ही इज प्लेस्ड ऑन 15 सिक्योरिटी पर्सन, तो जो 15 अगर सिक्योरिटी के लोग हैं उनके ऊपर जो मॉनिटर करता है इंडिविजुअल, उसी को बोलते हैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 कॉमन हाउसकीपिंग टास्क, ये तो हम ऊपर कर चुके हैं। नेम एनी 4 एरियाज इन रिटेल स्टोर दैट नीड टू बी कंसिडर इन हाउसकीपिंग टास्क। तो वो है ये वाला, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी क्लीनिनेस, डैमेज अवॉइडेंस, फायर प्रिवेंशन, सेफ सिक्योर स्टोरेज सिस्टम एक्सेट्रा। तो ये आप फोटो ले सकते हो, आई एम नॉट रीडिंग। तो ये जो हाउसकीपिंग टास्क है इनको हमने ग्रुप किया है इनटू द नंबर ऑफ एरियाज, ठीक है, एक्सेट्रा। देन व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इन रिटेल, ये रिटन इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करनी चाहिए रूटीन टास्क से रिलेटेड। नाउ इलेबोरेट ऑन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी गार्ड। पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है, इट प्रोवाइड फिजिकल सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉयर्स। रेजिडेंशियल, जो घर में सिक्योरिटी गार्ड्स घर के रेजिडेंशियल कॉलोनीज में होते हैं, कॉर्पोरेट जो बिजनेस हाउसेज में होते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं, तो ये बिजनेसमैन एम्प्लॉय करते हैं। मोबाइल सिक्योरिटी गार्ड जो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, स्टैटिक जो मूव नहीं करते। देन व्हाट आर असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन, ये ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सिक्योरिटी स्टाफ की, ठीक है। तो जो उनको असाइन की जाती है सिक्योरिटी स्टाफ को ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बोला जाता है बेटा असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें ये सब होता है, राइट। देन व्हाट आर द सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर मटेरियल हैंडलिंग। तो जब भी मटेरियल हैंडल किया जाता है पर्सन को देखना चाहिए कि मटेरियल प्रॉपर्ली स्टोर्ड है, उनको दे आर हैंडल विद केयर। कोई भी हैजार्डस डेंजरस मटेरियल जो है इट शुड बी केप्ट अवे, ठीक है। और जो मटेरियल इक्विपमेंट्स हैं दे शुड बी इन गुड वर्किंग कंडीशन एक्सेट्रा। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स, ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। ही हैज टू ऑब्जर्व, मॉनिटर, लोगों को देखना है, कंट्रोल एक्सरसाइज करना है, ठीक है। कोई भी अगर सिक्योरिटी थ्रेट या इमरजेंसी है ही हैज टू रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली, अनऑथराइज्ड एंट्री को रोकना है एक्सेट्रा। सो विद दिस आर all 4 units of class 10th retail I have done and revised with you. So now your job is to cover all the questions, important, all these very important questions, you have to cover them properly. So I wish you all the best for your exam. Do your best and do give me the feedback in the comment section when you come back from the examination, how your paper, how was your paper, and कितने questions इस वीडियो में से आपको पेपर में दिखे हैं. प्लीज डू प्रोवाइड द फीडबैक टू मी.
So all the best. Please hit the like button, do subscribe to my channel, and also share it with your friends. Hype the video so that maximum students can take the benefit of this. Thank you very much for watching the video. Thank you.